बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कक्षा 3 की छात्रा को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया है। और जिसके बाद आपको बताते चले कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मां के साथ बच्ची जंगल जा रही थी और मृतक के जो बच्ची के परिजन है उसका रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले कि गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि थाना नेहटोर क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पे मलकपुर में यह घटना घटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि अगर बीते दिनों की बात की जाए तो कभी बाघ की दहशत तो कहीं जो गुलदार है वो खासतौर पर देखे जाते हैं, और वहीं कई जगहों पर सिहार का भी जो आतंक है वो लगातार उभरा हुआ था। और जिसको लेकर अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से गुलदार का दहशत बिजनौर पे देखने को मिला है, और जिसने एक मासूम बच्ची को अपना निवाला बना लिया। आपको बताते चले कि बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है, और वहीं आपको यह भी बताते चले कि बच्ची की मौत से मृतकों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची जिस समय जंगल में जा रही थी, अपनी माता के साथ थी, उस समय यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कि गुलदार ने बच्ची को अपना निशाना बनाया, और जिसमें कि आपको बताते चले कि बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाई और उनकी सरकार और मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए हैं। इसके बाद वह ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, और जिसमें कि हमारे मंत्री और नेताओं को साजिशन जेल में डालते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारी पार्टी और सरकार को तोड़ने में नाकाम रहते हैं। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दिक्कत की बात यह है कि इनको शर्म लिहाज जो है भारतीय जनता पार्टी वालों को आनी बंद हो गई है। इनको लगने लगा कि कुछ भी बोलो, कुछ भी टीवी पे चलवा दो, कुछ भी अखबार में चलवा दो। लोग बहुत चिढ़ रहे हैं अब इस सब चीजों से। भाई तुम काम करो, अपना कुछ काम करो, कुछ काम दिखाओ, हमें काम करने दो और खुद भी काम करो। तुम्हें नहीं करना तो कम से कम हमें करने दो। आज सवाल यह आ गया कि खुद काम करेंगे नहीं और चुनी हुई सरकार के हर विभाग के अंदर टांग अड़ाएंगे। ये ऐसे कैसे हो गया, वो ऐसे कैसे हो गया। अब जो कागजी कार्रवाइयां होती हैं, अगर उसके हिसाब से चलें तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अब एलजी साहब कह रहे नहीं, मेरा घर जो है सीपीडब्ल्यूडी का है। अरे सीपीडब्ल्यूडी क्या देश की नहीं है क्या? पाकिस्तान की सरकार है क्या सीपीडब्ल्यूडी? जो नॉर्म्स है वो तो नॉर्म्स ही रहेंगे ना, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी के हो। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मंत्री बन गए केंद्र सरकार के अंदर, मान लीजिए वो एमपी के बंगले से निकल के मंत्री के बंगले में गए। अगर एलजी साहब की मान लें कि भाई इनको ही ज्यादा पता है, इनको सारे कायदे कानून पता है, तो फिर हर एमपी का देखा जाएगा कि भाई पहले तो एमपी का सामान निकाल के सड़क पर रख देंगे, उसके घर को ताला लगा देंगे, फिर सीपीडब्ल्यूडी उसकी जो है वो इन्वेंट्री बनाएगी, क्योंकि एक साथ दो तो आवंटित हो ही नहीं सकते ना। पहले एक छोड़ना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। तो जब एक छोड़ोगे और दूसरे लोगे, उसमें 2 दिन तो रहेंगे, तो 2 दिन तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सामान जो है वो इंडिया गेट के सामने रखा होना चाहिए कि भाई पहले हमने ये बंद कर दिया, इसकी चाबी लगा दी, अब हमने पीडब्ल्यूडी को सीपीडब्ल्यूडी को दे दी, अब वो इन्वेंट्री चेक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तब जो है दूसरा आवंटित होगा। यही तो एलजी साहब कह रहे हैं कि एक साथ 2 कैसे आवंटित हो जाएंगे? एक पहले छोड़ोगे तब दूसरा मिलेगा। फिर तो आपको इंडिया गेट के पास जो है हर एमपी और एमपी मंत्रियों का सामान जो है सड़क पे पड़ा मिले। कभी देखा किसी ने? ट्रक निकलता है, इधर से निकलता है, दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। वो एक ट्रांजिशन फेज होता ही है, जाहिर सी बात है। अरे प्राइवेट लोग भी मकान बदलते हैं तो इतने तो मकान मालिकों को भी समझ में आ जाती है बात, जो अपने एलजी साहब को समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत हैरान हूं और मैं बहुत दुखी हूं दिल्ली वालों के लिए खास तौर पे, क्योंकि देखिए एलजी साहब को कोई काम नहीं करना अपने जीवन में, वो सिर्फ काम रोक रहे हैं, मगर हमें तो काम करने दीजिए। और दिल्ली की जनता बहुत परेशान है इनसे। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उनके एलजी ने हरवाया। ये बात मैं कई जगह न्यूज में सुन रहा था कि जो मनोज सिन्हा थे वहां पे, वो इतने अनपॉपुलर थे लोगों के बीच में कि लोगों ने नहीं चाहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। वरना देखिए ना 6-7 साल से तो उन्हीं का राज था। मनोज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए एलजी थे, उनका एक छत्र राज था, सब कुछ तो उनके पास था। डबल ट्रिपल सारे इंजनों की सरकार वहां चल रही थी, ऊपर केंद्र था,
नीचे उनके एलजी थे, उनको जिताना चाहिए था जनता को, मगर नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती। वो चुनाव लड़ते हैं, मुंह की खाते हैं, सिंगल डिजिट से ज्यादा अपने विधायक नहीं बढ़ा पाते, तो अपना मुख्यमंत्री नहीं ला पाते। उसके बाद उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता, उनकी सरकार नहीं बनती, तो वो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं कि किसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लें, अपना मुख्यमंत्री बना लें। वो दिल्ली में वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो, कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो भी नहीं कर पाए। तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी, हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि कल दिल्ली वित्त विभाग की एक रिपोर्ट आई थी और जिसमें कि दिल्ली वित्त विभाग की इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पूरी तरीके से जिम्मेदार है और जो दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं। और 31 साल में पहली बार दिल्ली में बजट जो है इतना घटा है। दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसको मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम सबसे अवगत कराया गया है। इस मीडिया की रिपोर्ट, इस दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी जो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं। अचंभे की बात है, 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है। और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ पहली बात कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। आपको याद होगा जब विधानसभा के पटल पर यह बजट पारित करा गया तो तब माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी। बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, सैलरीज देना कर्मचारियों को, कर्मचारियों की पेंशन और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे, इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा। दे डिड नॉट मेक प्रोविजंस फॉर ओवर 7,000 करोड़ रुपीज इन द बजट ऑफ दिल्ली। ये जानबूझ के करा गया क्योंकि दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं।
शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुसलमान वोट जिहाद और लव जिहाद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मदरसा में शिक्षकों का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया है। अजित पवार ने कहा था कि वह टिकट वितरण में अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए 10% कोटा आरक्षित करेंगे। जो वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार है ना, इसकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान मतदाता हैं उन्होंने वोट जिहाद किया, जो मुसलमान जातियां हैं उसमें लव जिहाद करवाती हैं, और दूसरी तरफ जो मदरसों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनके वेतन पहले 6,000 थे, अब उसको बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया है। इससे पहले अजीत दादा पवार कह चुके हैं कि हम अपने पार्टी में जो टिकट बांटेंगे उसमें 10% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए रिजर्व कर देंगे। मतलब ये जो वर्तमान की महायुति सरकार है, इसको मुसलमानों को खुश भी करना है, मुसलमान इन्हें वोट नहीं करते तो उनके लिए नफरत की बातें भी करनी है। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है? या तो साफ साफ कहो कि हमें अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए, हम उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उनको टिकट भी देना है, उनके वेतन को भी 6,000 से बढ़ाकर 16,000 करना है, और उनको गालियां भी बकनी है, उनको अपशब्द भी कहना है, उनको वोट जिहादी भी कहना है। तो ये कैसा, मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने किसानों के साथ पिपली अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने धान की जांच भी करवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में के हमारे सभी नवनियुक्त विधायक मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसान को किसी भी प्रकार की समस्या या फिर दिक्कत ना हो। मैं स्वयं मंडियों का दौरा कर रहा हूं। अभी तक हमारी हरियाणा की मंडियों में जो खरीदारी हुई है वो 5 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश के अंदर हमारे सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूं, अभी लाडवा मंडी में जाऊंगा, फिर बबैन मंडी में भी जाऊंगा। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अधिकारियों को कहा है एक एक दाना वो किसान का उठान भी और उसको भरना भी और उसका पेमेंट भी। मुझे अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,59,000 हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी 1,31,384 मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। मैंने कल भी मिल जो सेलर मिल्स हैं उनसे बैठक किया था कि आपकी जो बात है, जो समस्या है, हमने उसको सुना है, उसका समाधान करने के लिए भी हमने कहा है। परंतु अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को दिक्कत आती है तो हमने कहा है कि दूसरा कोई मिलर्स है, आप उसको देने का काम करें, हम किसी का इंतजार नहीं करें। अधिकारियों को मैंने कहा है कि कुछ किसानों ने इस प्रकार की शिकायत ये की थी कि हमारा जो मॉइस्चराइजर 16.5 था उसके अंदर कट लगा है। किस अधिकारी ने लगा है या कोई और व्यक्ति है, किसी ने भी अगर वो कट किसान का लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा इस प्रकार की शिकायत किसान को न समस्या न परेशानी आनी चाहिए। मोड में दिखाई दिया आज पहले दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री साहब एक्शन मोड में दिखाई दिया आज पहले दिन। आप नहीं, देखिए, हम किसानों के हित के अंदर किसान को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हम इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के अंदर बिजी थे और मौसम भी लगातार खराब था, परंतु जब हमारे किसान की कोई डेयरी उसके अंदर मॉइस्चराइज कम है, हमने सभी व्यवस्था किया। एमएसपी के ऊपर खरीदने की हमने बात कही है। एमएसपी से
एक पैसा भी कम अगर कोई किसान शिकायत करता है तो हम उस अधिकारी की जिम्मेवारी है उसके खिलाफ। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सचिवालय में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसे केजरीवाल जी ने सरकारी खजाने से 87 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार करवाया और इसके आगे 7 स्टार होटल भी फीका पड़ जाए। दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई को लूटकर अपने ऐशो आराम के लिए इसे तैयार किया गया और यह दफ्तर, लेकिन उसमें नई मुख्यमंत्री आतिशी काम नहीं करेगी। नाटक करने के लिए आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में खाली कुर्सी रखवाकर फोटो शूट करवाया और कह रही थी कि वे खड़ाऊ रखकर 4 महीने तक दिल्ली की सरकार को चलाएंगी। आगे उन्होंने क्या कुछ तंज कसे, आप सुनिए। केजरीवाल जी हो, नमस्कार। मैं आपके सामने एक नया खुलासा करने जा रहा हूं। आप जानते हैं दिल्ली सेक्रेटेरिएट में जो कार्यालय मुख्यमंत्री का केजरीवाल जी ने तैयार करवाया है उस पर 87 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खर्च हुआ है। आपके खून पसीने की कमाई। 7 स्टार होटल भी फेल हो जाए ऐसा 87 करोड़ रुपया खर्च करके मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दफ्तर तैयार किए गए हैं। लेकिन जो हमारी नई मुख्यमंत्री है वो आतिशी जी उस दफ्तर में बैठ के काम नहीं करेंगी। हाँ, फोटो ऑप्ट किया था, कुर्सी रखी थी वहां पर केजरीवाल जी की और कहा था कि मैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री हूं और केजरीवाल जी की खड़ाऊ रखकर मैं 4 महीने दिल्ली का शासन चलाऊंगी। वो दफ्तर वहां बैठकर काम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, लोगों को गुमराह करने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सड़क से दिल्ली की जनता का काम करूंगी। सड़कें तो पहले ही टूटी पड़ी हैं, पहले उनको तो ठीक कर दो। अगर 87 करोड़ वहां ना खर्च करते तो उससे दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाती, लोगों के काम हो जाते। आलीशान शीश महल, 53 करोड़ की आरामगाह, स्विमिंग पूल के साथ, 87 करोड़ के दफ्तर, जनता के पैसे को, खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा रहे, घुसा रहे, और फिर ये धोखाधड़ी पार्टी लोगों को धोखा दे रही है और हम इस धोखे का जवाब इनको सत्ता से हटा कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार में ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर पूरे तरीके से हमलावर हो रही है। आपको बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार नशे को लेकर आवाज उठाई जा रही है, तो उसमें आपको बताते चले कि जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी और जिसमें बताया गया था कि देश में करीब 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। देश में नशा करने वालों की ये संख्या हर साल करीब 2 करोड़ 10 लाख बढ़ रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। महूगंज के विधायक हैं, वो एसपी के पैर पड़ रहे हैं, छू रहे हैं, और वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवा दो। एसपी ने कहा माफियाओं को कि अगर इसके कोई हत्या करके आओ तो मैं इनाम दूंगा। ये बीजेपी के विधायक के वर्ड है, शब्द है। अगर उस पूरे वीडियो को आप ढंग से सुनोगे तो ये एहसास होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और मंत्री हैं और नेता रहे हैं। वो खुद 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, कई बार ड्रग्स बहुत बिक रहा है, गली गली में बिक रहा है, परेशान है, ये स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई बीजेपी के अभी विधायक हैं, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि पूरा प्रदेश नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफियाओं की गिरफ्त में। फिर पार्षद की बात है, बीजेपी की पार्षद है, उन्होंने अपनी पूरी वेदना बताई। ये वेदना एक जगह की नहीं, पूरे प्रदेश की है। ये वीडियो का मूल जो भावना है वो ये है, पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि देश में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने देश को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेंगे। जो सरकार के आंकड़े हैं, सेंसेक्स है, वो ये कहता है कि लगभग 2.50 मतलब 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ नए बच्चे जन्म लेते हैं भारतवर्ष में। सरकार की एक 2 साल पहले रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिसको समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने पेश किया था।
उसके अंतर्गत देश में लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं। इसका एक साल में जो नशा करने वालों की तादाद बढ़ी, उसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग हर वर्ष देश में नशा करने वाले बढ़े। यानी मोटे तौर पे रिपोर्ट का सार सरकार का है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। और आप अगर कल्याण विभाग के साइट पे जाएंगे तो रिपोर्ट आपको मिल भी जाएगी। उस एक साल पहले पेश हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थिति हमने बताई, इससे पहले उड़ता पंजाब, उड़ता हरियाणा, उड़ता उत्तर प्रदेश, इस तरह की कई बातें नशे को लेकर देश की स्थिति बताई गई थी। हम अखबार में, टीवी में, आप लोगों के माध्यम से आपस में बातचीत करके, राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाकर ये बात करते। 2022 में यही हरीश आंजना ड्रग्स के रैकेट में पकड़ा गया है 2022 में, और वो उस केस में जमानत हुई है। जो विधायक का हमने वीडियो चलाया है अध्यक्ष जी ने, उसका संदर्भ यह है कि उसने रीवा के आईजी रेंज को एक लिखित शिकायत की थी कि ड्रग्स का कारोबार मेरे जिले में बहुत बेतहाशा फैल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि उस पत्र के बाद ये मैसेज उसके पास है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विधायक की हत्या करो और इनाम पाओ। ये खुद विधायक कह रहे हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एल्प्राजोल पाउडर, स्मैक, चरस, गांजा जो आप बता रहे थे, उस चैनल की रिपोर्ट 72 घंटे का स्टिंग ऑपरेशन भोपाल में किया है, 72 आवर्स का, और चप्पे चप्पे पर ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।